नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। जैसा पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या है, इंसिडेंसेस क्या हैं, क्यों होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस एपिसोड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए, आपको नॉलेज बढ़ाते हुए हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स पे आएंगे। मोस्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए इसके सिम्टम्स सबको जानना, जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और स्पेशली इनफर्टिलिटी वाले कपल जिनको आसानी से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसके सिम्टम्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, किसके साथ होने वाला है ये जज कर पाना, हम जज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को रिस्क है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, लेकिन कुछ भी ना हो, जैसे ट्राई कर रहे हो और इस तरीके का प्रेजेंट कर सकता है कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। और इसकी अर्ली डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि डिले होता है डायग्नोसिस में तो इसमें मदर की जान को खतरा रहता है, क्योंकि मिनट्स में पेट के अंदर यदि ट्यूब फट जाती है तो ब्लड भरने लगता है और पेशेंट की हालत गंभीर हो जाती है। हीमोग्लोबिन धड़ 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 ड्रॉप हो जाता है, आवर्स में चीजें बहुत खराब हो जाती हैं और मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जान माल का इसमें माँ को खतरा रहता है। इसलिए इसके सिम्टम्स हर लेडी को जो प्लान कर रही है उसे मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज, मोस्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, उनको 1 या 2 दिन का पीरियड चढ़ा हुआ होता है, जैसे जो डेट है उससे 1-2 दिन बढ़े होते हैं, और वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है या फेंट पॉजिटिव आता है। दूसरी लाइन हल्की लाइट रहती है पहली लाइन के कंपेयर में, और कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है पीरियड भी आ गया है, हल्की स्पॉटिंग हो रही है, इर्रेगुलर पीरियड हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंट नीचे लेफ्ट या राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में नीचे के पेड़ू के एरिया में पेन बताती है। कुछ पेशेंट्स को चक्कर की भी हिस्ट्री देते हैं, अचानक से ब्लैकआउट हो गया, गिर पड़े, पेट में खिंचाव वाला दर्द बना हुआ है, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मोस्टली 1-2 दिन का पीरियड चढ़ा हुआ ऐसा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी पीरियड पेशेंट ऐसे हिस्ट्री देते हैं कि पीरियड चढ़ा ही नहीं है, डेज ऊपर हुए ही नहीं है, और कभी कभी 1.5 महीने 2-2 महीने तक भी पीरियड ऊपर चढ़ा हुआ है। पेशेंट सोच रही है प्रेगनेंसी आ चुकी है, लेकिन ट्यूब के कुछ हिस्सों में प्रेगनेंसी लंबे समय तक के ग्रो हो पाती है, जैसे कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, ये वाले इस हिस्से की प्रेगनेंसी जिसमें ट्यूब का फटना बाद में होता है और प्रेगनेंसी 1.5 से 1.25 महीने तक भी खिंच जाती है। सबसे सामान्यतः 2-3 दिन बढ़े होते हैं, स्पॉटिंग होती है, पेशेंट को उल्टी और जी मिचलाने के सिम्टम रहते हैं, नीचे पेट में दर्द होता है लेफ्ट या राइट साइड में, और चक्कर और बेहोशी के, ब्लैकआउट्स के ऐसी वो हिस्ट्री देती है। हमारे लिए इन सिम्टम्स के साथ में जब पेशेंट आती है तो देखते से कभी कभी तो जैसे पीरियड 1-2 दिन ये सिम्टम है और पेशेंट एकदम सफेद दिखाई दे रही है, देखते से लग जाता है, क्लिनिकली देख के एग्जामिन करके लग जाता है कि ये पेशेंट तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पेशेंट है। तो बहुत जरूरी है, यदि पीरियड बढ़ा है तो जरूर से, और कोई भी ऐसे एब्डोमिनल पेन या इस तरीके के सिम्टम है तो आप इमीडिएटली अपने गायनेक से जाके कंसल्ट करें, क्योंकि ये चीज कभी कभी बहुत बिगड़ जाती है और चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अच्छे से हिस्ट्री लेने के बाद इन सिम्टम्स की हम जब एग्जामिन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेकिन इसका कंफर्म डायग्नोसिस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हमें किस साइड की एक्टोपिक है और वो कितने वीक्स की है काफी आइडिया लग जाता है। कभी कभी छोटे साइज के जो प्रेगनेंसी होते हैं, कम ड्यूरेशन वाले प्रेगनेंसी, उसमें एग्जैक्ट साइज का बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन अंदर खून का कलेक्शन स्टार्ट हो गया है क्या और कितना बड़ा साइज है, ये सारी चीजों की डिटेल हमें एक अच्छे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बाद में ये देखना कि ये जो यदि खून कलेक्शन है तो फिर कुछ बात ही नहीं है, टेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इंस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है और अंदर खून का कलेक्शन हो रहा है तो हमें वेट ही नहीं करना है, इमीडिएटली पेशेंट को लैप्रोस्कोपी के लिए लेना है। लेकिन यदि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में कोई कलेक्शन ब्लड का पेट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है और छोटी एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, उसमें कोई हार्ट बीट या कोई एम्ब्रियो नहीं दिखाई दे रहा है, इस केस में हम बीटा HCG से इसे ब्लड में जो प्रेगनेंसी के हार्मोन की टेस्टिंग होती है उससे चेक करना चाहेंगे।
और उसे 48 घंटे में रिपीट कराया जाता है। नॉर्मली यदि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है तो बीटा HCG 48 घंटे में डबल हो जाता है, डबल या उससे ज्यादा। यदि 48 घंटे के बाद ये बीटा HCG का टेस्ट जैसे एक हुआ और फिर एक दूसरा टेस्ट 48, जैसे पहले टेस्ट में 1000 आया और 48 घंटे के बाद तीसरे दिन में 2000 के ऊपर आया, मतलब ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है और नॉर्मली ग्रो कर रही है। लेकिन यदि 2000 नहीं आ रहा है, 2000 से कम हो रहा है, डबलिंग नहीं हो रही है, तो ये प्रेगनेंसी, फर्स्ट चीज ये एक्टोपिक हो सकती है और दूसरी मिसकैरेज का रिस्क इस पेशेंट को है। तो इस कंडीशन में फिर हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से फॉलो अप रखना जरूरी हो जाता है। अब एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस बन गई, पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है, तो जिन केसेस में ट्यूब नहीं फटी है और पेट के अंदर खून का कलेक्शन नहीं शुरू हुआ है, उनको हम मेडिकली टैबलेट और इंजेक्शन से उनका बीटा HCG का जो लेवल है, जो ब्लड में प्रेगनेंसी के हार्मोन का लेवल है, उसको नापते हुए मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि साइज बड़ा है, पेन बहुत ज्यादा है और ग्रोथ लगातार हो रही है या अंदर खून का कलेक्शन हो गया है, इस केस में इन पेशेंट को मेडिकल या इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट लेके चीजों को और खराब होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में यदि ट्यूब बुरी तरह से फट जाती है तो उस ट्यूब को हम बचा भी नहीं पाते हैं, फिर ट्यूब काट के निकालनी पड़ती है। अब लैप्रोस्कोपी यदि ये डिसाइड हुआ, मेडिकली मैनेज हो पाई पेशेंट तो अच्छी बात है। यदि इन केस पेशेंट को लैप्रोस्कोपी की जरूरत है तो लैप्रोस्कोपी में कई चीजें इस पे डिपेंड करती है कि इस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है। यदि कम ड्यूरेशन की प्रेगनेंसी है तो मिल्किंग करके और ट्यूब डैमेज नहीं हुई है तो उस ट्यूब को बचाया जा सकता है। यदि मिल्किंग करके, मतलब उसे ट्यूब के इस हिस्से से मिल्क करके निकाल दिया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। इसके अलावा साल्फिंगोस्टोमी, मतलब ट्यूब में एक छोटा सा चीरा देके जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको निकाल दिया जाता है और ट्यूब को रिपेयर कर दिया जाता है, इसको कहते हैं साल्फिंगोस्टोमी। और यदि ट्यूब फट गई है या बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है तो उस केस में ट्यूब को निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं साल्फिंगेक्टमी। तो इस तरीके से लैप्रोस्कोपिकली ये मैनेज होगा। ऐसा कतई नहीं है कि पेट खोल के ही करना होता है सर्जरी, जहां 24/7 अवेलेबिलिटी है इमरजेंसी लैप्रोस्कोपी की, ब्लड की, वहां ये चीजें इवन 2-3 ग्राम हीमोग्लोबिन वाले भी लैप्रोस्कोपिकली मैनेज हो जाते हैं। लेकिन डिले करने से हम अपनी कंडीशन को बिगाड़ते हैं और इसमें मां की जान को खतरा भी हो सकता है, तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए। लैप्रोस्कोपिक सर्जन का चुनाव सही करना इन केस में बहुत जरूरी है और एक अच्छा इक्विप्ड सेंटर जो एक क्रिटिकली बैड पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन इतना ड्रॉप हो गया है, बीपी गिर गया है, उसे मैनेज कर सके और ब्लड की अवेलेबिलिटी वहां हो सके, अच्छा एनेस्थेटिस्ट हो, अच्छा ओटी हो और उस सर्जन का एक्सपीरियंस हो, ये बहुत जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ सेंटर और सिलेक्शन ऑफ सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए यदि हमारा सर्जन या सेंटर इक्विप्ड नहीं है तो ये लैप्रोस्कोपी नहीं हो पाती है, पेशेंट का चीरा लगा के पेट खोल दिया जाता है। दूसरी चीज, सर्जन को ये चीज, पहला हमारा एम होना चाहिए कि हमें उस ट्यूब को बचाने की कोशिश करनी है यदि वो बचाने लायक है। दूसरी चीज, हमें ये भी जानना है कि अगले ट्यूब, दूसरे साइड की ट्यूब के साथ क्या प्रोबेबिलिटी है एक्टोपिक होने की, या रिपेयर करने के बाद में पेशेंट को क्या कुछ और देने की जरूरत है कि अगली बार उसे एक्टोपिक ना हो। तो ये सारी चीजें एक एक्सपीरियंस जना जो अच्छे से इन तरीके के केसेस को मैनेज करता है वो सही तरीके से बता सकता है। और एक और जरूरी चीज होती है, जब इन ट्यूब्स की सर्जरी की जाए तो उस जगह की ओवरी, देखिए ट्यूब्स यदि निकल भी जाएं तो कुछ नहीं होता है, ओवरी है, यदि एग है तो हम IVF के जरिए बच्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ही गंदे तरीके से या अच्छे से हैंडल करें ना टिश्यू को और बहुत डैमेज करके, बहुत कॉटरी यूज करके इस ट्यूब की सर्जरी की जाए तो ओवरी की ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है और उस साइड की ओवरी भी चली जाती है। कई बार कुछ सर्जन्स ओवरी भी उस साइड की निकाल देते हैं ट्यूब के साथ में। ओवरी को बचाना, ट्यूब को बचाने की कोशिश करना, ये सर्जन का पहला वो होना चाहिए। ट्यूब और ओवरी को मिनिमम डैमेज पहुंचे, ये सर्जन का पहला एम होना चाहिए। ट्यूब यदि बचा सकें तो बचाएं, यदि पूरी तरह से डैमेज हो गई तो निकालते समय ओवरी को डैमेज ना करें। ये सब एम सर्जरी के बहुत जरूरी हैं। तो सही सेंटर और सही सर्जन का चुनाव बहुत जरूरी है ताकि मरीज को फ्यूचर में कुछ बेटर आउटकम मिल सके, क्योंकि इस बार तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण।
एक बहुत जरूरी चीज है जिसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जो सबसे कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ में प्रेजेंट करते हैं इनफर्टिलिटी के अलावा। इनफर्टिलिटी वाले कपल्स तो कॉमन है ही, ओवर द काउंटर जो लोग एमटीपी पिल, एबॉर्शन पिल्स लेते हैं और वो एक्चुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो हम अगले एपिसोड में ओवर द काउंटर दी जाने वाली एमटीपी पिल के बारे में और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जरूर देखिए हमारा अगला एपिसोड, बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज है। नॉर्मली करने के चक्कर में पेशेंट की जान भी जा सकती है।